फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घरेलू मुलाजमाओं का मुनज़्ज़म चोरी का गैंग गिरफ्तार। मारूफ सनतकार के घर 9 साल से काम करने वाली मुलाजमाएं चोरी में मुलविस। गैंग सरगना उरूज ने लॉकर की चाबी चुराकर डुप्लीकेट बनवाई। लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन्स बरामद। चोरी की रकम से घर, गाड़ी और दीगर कीमती अशिया खरीदने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं, फिरोजाबाद पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। घरेलू मुलाजमाओं का मुनज़्ज़म चोरी का गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ सनतकार के घर 9 साल से काम करने वाली मुलाजमाएं चोरी में मुलविस रही हैं। गैंग सरगना उरूज ने लॉकर की चाबी चुराकर डुप्लीकेट बनवाई। लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। चोरी की रकम से घर, गाड़ी और दीगर कीमती अशिया खरीदने का इंकशाफ हुआ है। फिरोजाबाद पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। घरेलू मुलाजमाओं का मुनज़्ज़म चोरी का गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मारूफ सनतकार के घर 9 साल से काम करने वाली मुलाजमाएं चोरी में मुलविस निकली हैं। गैंग सरगना उरूज ने लॉकर की चाबी चुराकर डुप्लीकेट बनवाई। लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। चोरी की रकम से घर, गाड़ी और दीगर कीमती अशिया खरीदने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट की। बिल्कुल हेरा, देखें शहर कायद में जो वारदातें बहुत ज्यादा घरेलू मुलाजमाओं की बढ़ गई हैं, उसमें जो है वो फिरोजाबाद पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है और मारूफ सनतकार के घर में जो है वो चोरी करने वाली 5 मुलाजमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ देर कबल जो है वो SHO फिरोजाबाद अदील अफजाल से हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि ये मुलाजमाएं जो है वो 9 साल से उनके घर में काम कर रही थी और वो उनको काफी अच्छे तरीके से भी रखते थे, लेकिन ये कुछ अरसे से जो है वो इन्होंने वारदातों का ये सिलसिला शुरू किया है और मुख्तलिफ औकातों में एक डुप्लीकेट जो चाबी थी उसके जरिए इन्होंने ये सारी उसकी मौका पाकर डुप्लीकेट चाबी बनवाई है, जो कि 3,000 रुपए में बनवाई थी और उसके बाद तिजोरी से मुख्तलिफ औकातों में रकम निकालती रही और उस रकम से ना सिर्फ ये अपने दीगर खर्चे उठाती रही बल्कि इन्होंने उससे घर भी बना लिया, मंगेतर को मोटरसाइकिल भी दिला दी, जबकि एक गाड़ी भी खरीद दी और दीगर भी जो अहम काम है वो भी करती रही हैं। अब इनसे मजीद भी जो है वो सामान बरामद करना है, जबकि 3 लाख रुपए से ज्यादा जो नकदी रकम है वो बरामद हुई है और कुछ मोबाइल फोन वगैरह बरामद हुए हैं। इनका जो आबाई ताल्लुक है वो किसी का फैसलाबाद से है, किसी का बिहाड़ी, उकाड़ा और रहीम यार खान और कोट अद्दू वगैरह से, जबकि इनकी जो सरगना थी वो उरूज है और उसने जो है वो ये सारी वारदात सर अंजाम दिया। अब इनसे मजीद भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, मजीद तफ्तीश की जा रही है। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर शहर में मोटरसाइकिल लिफ्टर्स भी सेफ सिटी कैमरों की नजर में आने लगे। नाजिमाबाद के रिहायशी को उसकी चोरीशुदा मोटरसाइकिल का चालान मौसूल हो गया। मजीद जानते हैं शहरी फरीद के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चलानी का सिलसिला तो शुरू हुआ। उसमें हमने ये देखा कि ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए लोगों को जो है वो टिकट जारी किए जा रहे हैं और जुर्माने उनको किए जा रहे हैं, चालान जारी किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अब इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ बातें भी आ रही हैं, जो कि एक केस पेश आया नाज़िमाबाद में। फरीद साहब हैं, उनकी मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर से जो है वो कुछ अरसा कबल जो है वो चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज करा दी। लेकिन आज अब से चंद रोज कबल उनको जो है वो एक चालान मौसूल हुआ, जिसमें बाकायदा तस्वीर भी थी उनकी बाइक की और बाइक पर 2 लोग सवार भी थे। तो वो चालान उनको मौसूल हुआ है और फरीद साहब से हम जानेंगे कि कब उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और चालान कब मौसूल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब, बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं और ये मोटरसाइकिल आपकी कब चोरी हुई थी, कब चालान आया? हम नाज़िमाबाद नंबर 1 के रहायशी हैं और मेरा छोटा भाई बाइक जो है ना घर के बाहर खड़ी करी है और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला तो बाइक हमारी गायब थी। तो हमने कोशिश करी इलाके में ढूंढी लेकिन नहीं मिली, तो हमने कंप्लेन कर दी, अपने जो थाना है हमारा FIR भी है उसकी दर्ज। अभी 6 जनवरी को हमें मैसेज रिसीव हुआ कि आपका चालान आया है, तो हमने पोस्ट ऑफिस से अपना चालान रिसीव किया। तो वह हेलमेट का चालान था और उसमें जो मुसाफिर थे वो आगे वाला हेलमेट पहना हुआ, पीछे वाले का चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो हम ट्रैफिक पुलिस वालों या इदारों से ये अपील करते हैं कि हमें जो बाइक हमारी चल रही है रोड पे, तो ये कैमरा सिस्टम के जरिए हमें उसको ट्रेस करके बाइक रिसीव करवा दें। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि सेफ सिटी की कैमरे जो है वो इस चीज़ को तो कैच कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक की वायलेशन है, इसमें उनको क्या करना चाहिए कि लोगों की बेचारों की जो बाइकें चोरी हुई हुई हैं या गाड़ियाँ चोरी हुई हुई हैं वो भी मिल जाए? देखिए, ये हमारा ये केस है, ये एग्जाम्पल है कि हमारी बाइक चोरी हुई हुई है और रोड पे चल रही है माशाल्लाह, और वो कैमरे में रिसीव हुई नज़र आ रही है, तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। कैमरे के सिस्टम हमारे अब ऐसा अच्छे हो रहे हैं।
ठीक है। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि उनकी बाइक चोरी हुई, उसके बाद उनको 6 जनवरी को चालान मौसूल हुआ, जिसमें 2 अफराद को बैठे हुए भी देखा जा सकता है। तो उनका ये कहना है कि जब ये सेफ सिटी कैमराज और जो कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाए गए कैमराज हैं, ये वर्किंग में हैं और चालान को पकड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि उन मुलजिमान को भी पकड़ा जाए जो कि चोरी की मोटरसाइकिलें लेकर घूम रहे हैं। तो बहरहाल इनकी यही अपील है आला हुक्काम से कि इनकी मोटरसाइकिल जब कैमरों की जद में आ रही है तो उसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मदद से उसके उनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर करके इनके हवाले की जाए। जी, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। गडाप टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन मुलतवी। ऑपरेशन के लिए मशीनरी दस्तियाब न होने की वजह से ताखीर। सरकारी अराजी से कब्जा खत्म करने का मंसूबा मौखर। ऑपरेशन की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अपडेट करें आपको, गडाप टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया है। ऑपरेशन के लिए मशीनरी दस्तियाब न होने की वजह से ताखीर हुई है। सरकारी अराजी से कब्जा खत्म करने का मंसूबा मौखर कर दिया गया है। ऑपरेशन की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया है। देखिए, आज जो है सुबह 10 बजे ऑपरेशन का आगाज़ होना था। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गडाब की ज़ेरे निगरानी, और ये ऑपरेशन जो है गडाब के मुख्तलिफ देहात में किया जाना था, जहाँ कई एकड़ जो सरकारी अराजी है उस पर गैर कानूनी तौर पर बस्तियाँ आबाद कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो है फार्म हाउस बना दिए गए हैं। उनको मिसमार करना था, ये अराजी वागुजार करानी थी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मलिर की जानिब से जो है 5 जनवरी को मुख्तलिफ महकमों के नाम जो है एक ख़त लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स हो या इलाका पुलिस हो, और इसके साथ साथ गडाब टाउन की इंतज़ामिया को पाबंद किया गया था कि वो जो है मशीनरी भी फराम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मशीनरी जो है वो फराम नहीं की जा सकी। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गडाब से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि मशीनरी ना होने की वजह से जो ये ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी मलिर के कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर तमाम जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, इलाका पुलिस है और जो दीगर अमला है जिनको तलब किया गया था, जिसमें के इलेक्ट्रिक और सुई सौदरन का स्टाफ भी था, उनमें से कोई भी जो है यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं देता। ना पुलिस फोर्स पहुँची है, ना ही मशीनरी पहुँची है, और ना ही दीगर जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला स्टाफ था वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डीसी सेक्रेटेरिएट में भी जो है हमको जो यहाँ का अपना अमला है मुख्तलिफ सब डिवीज़न का, वो अमला भी जो है इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ही कहा जा सकता है कि गैर संजीदगी का जो है मुजाहरा किया गया है। गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। रिजवान, ये अपडेट कर दें कि आपके पास क्या तफसीलात हैं कि ऑपरेशन की नई तारीख का ऐलान कब तक मुतवक्की है, क्योंकि मशीनरी तो मौजूद ही नहीं है। ये सवाल हमने जो है असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गडाब से अज़हर लगारी से जो है वो किया, तो उनका ये कहना था कि हतमी तौर पर जो है किसी तारीख़ का ऐलान जो है वो नहीं किया जा सकता। तमाम असबाब को जो है वो देखा जा रहा है और मशीनरी की दस्तियाबी, पुलिस फोर्स की दस्तियाबी जो है उसके बाद ये ऑपरेशन किया जा सकेगा। बताता चलूँ आपको कि गडाब का जो ये इलाका है, यहाँ से कबल भी जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई हैं और ज़िला मलिर ख़ास तौर पर ये बहुत हसास समझा जाता है, और यहाँ पर जब भी इंसदादे तजावज़ात की कार्रवाइयाँ होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़रूर क्रिएट होता है, और जो काबज़ीन हैं उनकी जानिब से जो है वो पथराव भी किया जाता रहा माजी में, और जो फोर्स है उन पर फायरिंग भी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है बग़ैर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हेवी मशीनरी के जो है मुमकिन नहीं है, जो कि दस्तयाब ना हो सकी, और आइंदा की तारीख़ का जो है वो हतमी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि जैसे ही इस ऑपरेशन की हतमी तारीख सामने आएगी आगाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया। उधर जाम सादिक पुल की मस्मार करने का काम 2 माह बाद शुरू किया जाएगा। जाम सादिक पुल की फुटपाथ में 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक वायर मौजूद हैं। पुल को मस्मार करने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली का ब्रेकडाउन हो सकता है।
ताहम पहले के इलेक्ट्रिक की तारों की शिफ्ट किया जाएगा, फिर पुल मस्मार किया जाएगा। जाम सादिक पुल के मस्मार करने का काम 2 माह बाद शुरू किया जाएगा। जाम सादिक पुल की फुटपाथ में 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक वायर मौजूद हैं। पुल को मस्मार करने के लिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली का ब्रेकडाउन हो सकता था, ताहम पहले के इलेक्ट्रिक की तारों को शिफ्ट किया जाएगा, फिर पुल मस्मार किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जाम सादिक ब्रिज पर मौजूद हूँ, जिसे मस्मार करने का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 3 माह पहले जो वो शुरू किया था, यानी साल 2025 में जब येलो लाइन BRT मंसूबे का जो ब्रिज है ताज हैदर ब्रिज, उसका इनॉग्रेशन 31 जो है वो अक्टूबर को किया गया था और उसको जो है वो जाम सादिक के मुतबादिल तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा था। और जो खस्ता हाली का शिकार जाम सादिक ब्रिज जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उसको मस्मार करने का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन जो यूटिलिटीज़ वायर्स थी उनको जो वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जो जब ब्रिज को मस्मार करने का सिलसिला शुरू हुआ और देखा गया कि ब्रिज के दोनों एतराफ़ में उल्टे और सीधे जो फुटपाथ होती है दोनों साइड पे, उसमें जो है वो 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक की वायर्स जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त जो है आप फुटेजेस में देख सकते हैं ये के इलेक्ट्रिक की वायर्स अगर ब्रिज मस्मार करने के दौरान ब्रेक हो जाती तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो के इलेक्ट्रिक का बड़ा जो है वो बिजली का ब्रेकडाउन देखा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मस्मार करने का सिलसिला ब्रिज को रोक दिया गया था। और तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है ये ब्रिज का जो काम है मुस्तकिल तौर पे जो है वो रुका रहा है, जिसपे जो है मुशावरत की जा रही थी के इलेक्ट्रिक से भी और जो इंतज़ामिया अमला है मस्मार करने का उनसे भी जो वो बात की जा रही थी। कंस्ट्रक्टर इंजीनियर भी इस वक्त जो वो यहाँ पर आ चुके हैं और मसले का जो वो हल निकाल लिया गया है। जो ब्रिज में के इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो 1000 वोल्ट की मौजूद थी, अब उनको फुटपाथ से जो है वो निकाल कर ब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, ज़मीन पे, यानी ज़मीन के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर जो वो शिफ्ट किया जा रहा है। और जब ये के इलेक्ट्रिक की वायर जो वो मुकम्मल जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी तो उसके बाद जो वो ब्रिज को मस्मार करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जब के इलेक्ट्रिक की वायर शिफ्ट हो जाएंगी तो मस्मार करने में जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक की वायर शिफ्ट करने का काम है तकरीबन जो है वो उसमें जो है वो वक्त लग रहा है। इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि छोटी और बड़ी क्रेन जो है वो मेरे रकम में मौजूद है और वायर शिफ्टिंग का जो है वो सिलसिला जारी है। यहाँ से जो है वो वायर्स को तारों को जो है वो उठाया जा रहा है ताकि उनको जो ब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जाए। ब्रिज के मस्मार करने का जो काम है तकरीबन जो इसमें 1 से 2 माह लगेंगे ब्रिज को मस्मार करने में, फिर इसको जो वो दोबारा तामीर किया जाएगा। जब इसको दोबारा तामीर किया जाएगा तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कयूमाबाद जाने वाला रोड और कयूमाबाद से इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाला ये ब्रिज जो है वो दोबारा तामीर किया जाएगा और एक नए अंदाज से जो है वो उसको खूबसूरत डिज़ाइन में जो बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानगी जो वो बहाल रहे। इसके मुतबादिल तौर पे यानी आर्जी तौर पे जो है वो इस वक्त जो येलो लाइन का मंसूबा है ताज हैदर ब्रिज जो इसका बनाया गया था उसको जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये पुल दोबारा तामीर किया जाएगा तो वापस जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आ जाएगा और ताज हैदर ब्रिज को जो वो येलो लाइन के लिए जो वो मख्तस किया जाएगा, जो मुस्तकबिल में जो है वो हमें इसी ताज हैदर ब्रिज पर जो है वो रवा दवा नज़र आएगी। लेकिन जो सूरत हाल यहाँ की है ताज हैदर जाम सादिक पुल की, इसका जो काम है तकरीबन 1.5 माह बाद जो वो शुरू हो रहा है। 2025 में हमने देखा कि दिसंबर के शुरू में रोका गया था, अब जनवरी में जो वो दोबारा इस मसले का जो वो हल निकाल लिया गया है और ज़राए के मुताबिक ये देखा जा रहा है कि काम को जो वो तेज़ी से किया जाएगा ताकि इसमें जो वो किसी किस्म की ताख़ीर ना देखी जा सके। जी ठीक है अक्सा शाहिद, आपका शुक्रिया। शहरी की हाजिर दिमागी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। शहरी ने एमेजिना रोड पर डाकुओं को मोटरसाइकिल खामोशी से थमा दी। वापस जाते हुए डाकुओं पर गोलियां चला दी। एक डाकू को चलती मोटरसाइकिल से गिरकर हलाक कर दिया गया। वाक़ये का मुकदमा ईदगाह थाने में दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिए। बिल्कुल ईदगाह थाने की हदूद एमेजिना रोड के ऊपर रात गए एक वाक़या पेश आया। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान जो है वो एक डेकोरेशन की दुकान के ऊपर पहुंचे और उनकी जानिब से लूट मार की गई। तहम जिस शहरी से लूट मार की गई थी उसकी मोटरसाइकिल भी मुल्ज़िमान ने छीनी और जैसे ही वो छीन कर फ़रार होने की कोशिश की तो शहरी ने जो है वो फायरिंग करके मुल्ज़िम को जो है वो शदीद ज़ख्मी किया, जो कि बाद में दौरान इलाज हलाक हुआ। तहम एक मुल्ज़िम जो है वो फ़रार होने में कामयाब हुआ। बताया जा रहा है कि शहरी की शनाख्त साद के नाम से हुई है, जो कि गार्डन वेस्ट का रिहायशी है। उसकी मुद्दत में ईदगाह थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है और साथ ही पुलिस की जानिब से इंटेरोगेशन का आगाज़ भी कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि जाए वक़्त से 2 कोल जो है वो बरामद हुए जो कि 9 mm के हैं और पुलिस ने उस कोलों को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। जो शहरी साद है जिसने फायरिंग की है उसका असला और उसका लाइसेंस भी पुलिस ने फ़िलहाल जब्त किया है। जब तक FSL की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो लाइसेंस जो है वो और असला वापस नहीं किया जाएगा।
साथ ही बताया जा रहा है कि जो फरार होने वाला मुलजिम है उसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। CCTV फुटेज के अंदर मुलजमान के चेहरे भी देखे जा सकते हैं। पुलिस की जानिब की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जी, सिंध हाई कोर्ट में KDA के रिटायर्ड मुलाजमिन को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। KDA ने अबूरी अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची आइनी बेंच की रूबरू जो KDA के मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन की अदम अदायगी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज KDA की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, जिस पर अदालत ने जो KDA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। KDA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त KDA को जो है माली बहरान का सामना है। 13 जनवरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी जो है एक लेटर मौसूल हुआ है। इनके मुताबिक अदालती KDA की रिपोर्ट के मुताबिक अदालती अहकामात पर जो है अब तक 1000 से ज़ायद ऐसे 1400 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात जो हैं वो अदा किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो है रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक बजट में इजाफे से मुतल्लिक इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। KDA ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई उसके मुताबिक KDA की जायदादों के फ़रोग़ से मुतल्लिक मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि वहाँ से जो रकम आए वो KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात की सूरत में दी जाए। लिहाजा आज अदालत ने जो है अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने की सूरत में जो है फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की ये जो है रिमार्क्स दिए हैं। लिहाजा अदालत ने जो है आज ये चीफ़ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया है कि जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से राब्ते और दहशतगर्दी के लिए टेरर फाइनेंसिंग करने का मुकदमा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। अदालत ने 3 मुल्ज़िमान शाहिद, माजिद और शहजाद की जमानत मंजूर कर ली है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से राब्ते और टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्ज़िमान शाहिद, माजिद और शहजाद की ज़मानत मंजूर कर ली है और उन्हें फ़ीकस 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ JIT की तहक़ीक़ात की रोशनी में 2020 में FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने यह मुकदमा दर्ज किया था। अब मुकदमे के मुताबिक जो है वो मुल्ज़िम शाहिद का ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। वो भारत का दौरा भी कर चुका है और रॉस से जो है वो तरबियत भी हासिल कर चुका है। जबकि मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़िमान यहाँ पर जो है वो कोड की तरह के जो है वो नाम इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी शनाख्त छुपी रह सके। जबकि वो एक याहू से बनी ईमेल इस्तेमाल करते थे जिससे उन्हें जो है वो रॉ से डायरेक्शंस मिलती थी, हिदायत मिलती थी। जबकि जो मुल्ज़िम शाहिद है वो रकम वसूल करता था माजिद के ज़रिए जो कि डीलर था। जबकि मुल्ज़िम शहजाद जो है मुकदमे के मुताबिक वो सिंध पुलिस में SI भी रह चुका है, जबकि जामिया कराची में असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी रह चुका है। और मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमे के मुताबिक फ़ंड की ट्रेसिंग की गई तो पता चला कि ये इमरान फ़ारूक के कत्ल में भी मुलव्विस हैं। जबकि मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर एडवोकेट आबिद ज़मान और उसामा ने दलाइल दिए। एडवोकेट आबिद ज़मान ने अदालत में दलाइल दिए कि मुल्ज़िमान गुज़श्ता 5 साल से जो है वो जेल में है और अब तक 48 में से सिर्फ 4 गवाहान पर जिराह की गई है और मुल्ज़िमान को जो है वो साबका सियासी रवाबित पर जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस केस में जो शरीक मुल्ज़िमान है वो हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल कर चुके हैं। लिहाजा इन मुल्ज़िमान को भी ज़मानत दी जाए और अदालत ने उनके दलाइल करते हुए मुल्ज़िमान को ज़मानत फराहम कर दी है। जी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द। 5 आला अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। तरक्याती मंसूबों और मुरम्मती कामों में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। हैदराबाद डिवीज़न के कॉलेजों में गैर कानूनी अदायगियाँ। मंसूबे शुरू हुए बगैर ही फंड्स निकाल लिए गए। बाज़ केसेस में ठेके मखसूस अफराद को गैर कानूनी तौर पर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबिल सदीद से। राबिल, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की फंड्स में फुटबुर्द का जो है वो इंकशाफ हुआ है। महकमे के 5 अफसरान के खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई का जो है वो आगाज हुआ है। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज एजुकेशन के तरक्याती मंसूबों और मरम्मती कामों में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियाँ सामने आई है। फंड्स के गलत इस्तेमाल और जो है वो एक्शन लेने से हुए 5 आला अफसरान के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई
की सिफारिश भी की गई है, जबकि हैदराबाद डिवीजन की मुख्तलिफ कॉलेजों में तरक्याती कामों के नाम पर गैर कानूनी अदायगियाँ की गई हैं। कई मंसूबों में काम शुरू हुए बगैर ही कागजात उसे मुकम्मल दिखाकर फंड जो है वो निकाले गए हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बाद केसेस में मखसूस अफराद को नवाजने के लिए गैर कानूनी तौर पर ठेके दिए गए और काम करवाए गए, जबकि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार इंतहाई सुस्त पाई गई है। जबकि एडवांस रकम निकालने के लिए की गई थी सिंध सिविल सर्विलेंस रूल्स 1973 के तहत कार्रवाई और शोकास नोटिस जारी करने की तजवीज की गई है। जी ठीक है राबिल सदीद, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आला KP आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। सुहेल आफरीदी की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार। कराची आमद अब 2:30 बजे मुतवक्की है, जहाँ बाग कारकुन बिलाल मसूद के घर ताज़ियत के लिए जाएंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला KP आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। सुहेल आफरीदी की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। कराची आमद अब 2:30 बजे मुतवक्की है, जहाँ बाग कारकुन बिलाल मसूद के घर ताज़ियत के लिए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जवाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा, आज वज़ीर-ए-आला KP जो है एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। देखिए, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज फिर कराची आ रहे हैं, लेकिन इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं है उनको, जो जिस तरह पिछली बार सिंध हुकूमत ने प्रोटोकॉल फराहम किया था। लेकिन आज वो खुसूसी तौर पे अपने कारकुन हैं PTI के बिलाल मसूद, जो इनकी गुज़िश्ता बार इस्तकबालिया जुलूस में हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो गया था, उसकी ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त था इनका, लेकिन बताया गया कि इस्लामाबाद में धुंध की वजह से उनकी फ़्लाइट जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गई है। और अब बताया जा रहा है कि 2:30 बजे की फ़्लाइट से वो कराची पहुंचेंगे। कराची एयरपोर्ट पर उनको जो PTI के रहनुमा हैं वो रिसीव करेंगे। उसके बाद उनको ले जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे सोराब गोट, जहाँ पे जाँ बहक कारकुन बिलाल मसूद के वो घर पे जाएंगे, ताज़ियत करेंगे। उसके बाद फिर PTI के एक रहनुमा हैं हलीम आदिल, उनके फार्म हाउस पर एक गैदरिंग रखी हुई है, एक मीटिंग रखी हुई है कारकुनों की, वहाँ पे जमा होंगे और फिर शाम को आज ही दोबारा वापस पेशावर रवाना हो जाएंगे। ठीक है, आज शाम ही वो अपने तमाम मामलात देखने के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। उधर महकमे स्कूल तालीमी अफसरान का बदतरीन बहरान। 18, 19 और 20 ग्रेड के 14 अहम इंतजामी ओहदे खाली हो गए हैं। कैडर पोस्टों पर इंटरनल तैनातियाँ की गई हैं। आपको बताएं, महकमे स्कूल तालीमी अफसरान का बदतरीन बहरान। 18, 19 और 20 ग्रेड के 14 अहम इंतजामी ओहदे खाली, कैडर पोस्टों पर इंटरनल तैनातियाँ की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीमी 18, 19 और 20 ग्रेड के 14 अफसरान के अहम इंतजामी ओहदे खाली हैं, जिसके बायस महकमा स्कूल तालीमी इंतजामी बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका, जिसके बाद कैडर पोस्टों पर जूनियर अफसरान पर नवारिश करके इजाफी चार्ज उनके सुपर्द कर दी गई। जबकि 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरीज के दो असामियाँ हैं, जो दोनों असामियाँ कई माह से खाली हैं, जिसके बाद 19 ग्रेड के 5 एडिशनल सेक्रेटरीज के अहम ओहदे खाली हैं, जबकि 18 ग्रेड के 8 डिप्टी सेक्रेटरीज के भी अहम ओहदे खाली हैं। जबकि अफसरान के अहम इंतजामी ओहदों पर जो है खाली होने के बाद महकमा स्कूल तालीमी कैडर पोस्टों पर इंटरनल तैनातियाँ कर दी गई हैं। 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम की पोस्ट पर इजाफी चार्ज 19 ग्रेड के जो अफसर हैं अकबर अली ब्रह्मानी उनके सुपर कर दिया गया, जबकि 19 ग्रेड के अफसर अकबर अली ब्रह्मानी इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी महकमा जो सेकेंडरी स्कूल तालीम के ओहदे पर विराजमान। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी ग्रांट एंड एड का इजाफी चार्ज अब्दुल हनान शेख के सुपर कर दिया गया, जबकि 19 ग्रेड के अफसर अब्दुल हनान शेख जो है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल स्कूल तालीम के ओहदे पर विराजमान है। इनके अलावा महकमा स्कूल तालीम हुकाम ने 18 ग्रेड की जूनियर तरीन अफसर सदरा सिद्दीकी पर खुसूसी नवारिश कर दी है और 18 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर को नजरअंदाज करके 19 ग्रेड की एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी का इजाफी चार्ज जो 18 ग्रेड की डिप्टी सेक्रेटरी है सदरा सिद्दीकी उनके सुपर्द कर दिया गया है। जबकि सदरा सिद्दीकी इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी स्कूल तालीम के ओहदे पर भी विराजमान है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी स्कूल तालीम आशिक हुसैन खुसरो 4 माह तरबियत पर गए हुए, जिसके बाद ये ओहदा खाली था, जिसकी इजाफी चार्ज जो सदरा सिद्दीकी के सुपर्द कर दी गई है। जी ठीक है, आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया।
नाज़रीन, कल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध बरकरार रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि हवा में नमी के बाद धुंध बनती है जो दिन के औकात में स्मोक में तब्दील हो सकती है। रवामा सर्दी की किसी नई लहर का इम्कान नहीं है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे अक्सा शेख से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में सुबह सवेरे से ही धुंध का राज जो है वो बरकरार था। हद निकाह हमने सुबह जो रिकॉर्ड की गई वो 200 से ज़ायद 200 मीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो वेदर है कि धुंध का राज जो है कब तक बरकरार रहेगा, इसी तरीके से मौसम रहेगा या सर्दी की जो शिद्दत है वो कब दोबारा से शहर कायद के बासी महसूस करेंगे, ये हम जानेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि धुंध का जो राज है वो बरकरार है और अभी भी स्टिल जो है हल्की हल्की सी धुंध नजर आ रही है कि ड्राइविंग करते हुए लोगों को एहतियात बरतनी पड़ रही है। तो ये जो मौसम है ये कब तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा? देखिए, ये कल तक जो है धुंध का तो जो फोग होती है ना वो तो कल तक रहेगी और परसों से जो है स्मोक हो जाएगी, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो कल तो ये धुंध रहेगी। तो और क्या वजह पड़ती है सुबह के औकात के अंदर ये धुंध की कि किस तरीके से कोई हवाओं का रुख तब्दील होता है, हवा में नमी के तनासुब जायद होते हैं जिसकी वजह से सुबह के औकात में धुंध रहती है? देखिए, इसमें ये हो जाता है कि जो नमी का तनासुब है वो बढ़ जाता है और हवा साकिन हो जाती है, कम प्रेशर हो जाता है और ये जो है सरफेस पे ट्रैप हो जाती है, यानी जो ह्यूमिडिटी है, और वो एक हल्के बादल की शक्ल में इख्तियार कर लेती है। तो ये बेसिक वजह होती है इसकी। और बाकी रही असल में जो हवा आ रही होती है ना वो बेसिकली होती है ठंडी और हमारा जो जमीन का टेम्परेचर होता है वो होता है गर्म। तो जैसे ही वो गर्म एरियाज में गुजरती हैं तो वहां पर ये बादल बन जाते हैं। तो ये बेसिकली वजह होती है साइंटिफिकली। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएगा, जैसे हमने देखा कि गुज़िश्ता जो सर्दी की लहर गई थी उसके अंदर टेम्परेचर जो है सिंगल डिजिट तक चला गया था। कम से कम जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। तो अब शहर कायद में जनवरी का जो रवा महीना चल रहा है, इसमें कोई हालिया सर्दी की लहर या फिर इसके बाद कोई सर्दी की लहर मुतवक्के है कि वो आएगी? देखिए, अगले 10 दिन के लिए तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी वो नहीं है। 12 से 14 डिग्री तक रहेगा। 10 दिन के बाद क्या होता है वो फिर हम आपको फोरकास्ट में बताएंगे, लेकिन अमूमन जो नॉर्मल्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। जी बिल्कुल, अमीर हैदर लगारी हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि अगर हम सर्दी की शिद्दत की बात करें कि सर्दी की कोई नई लहर आने की मुतवक्का 10 दिन तक तो नहीं है और 10 दिन के बाद फोरकास्ट चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि शहर काती हैं वो दोबारा से सर्दी को महसूस कर सकते हैं या नहीं। जी, कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1147 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,83,717 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स में एक मौका पर 381 पॉइंट्स की कमी तक देखी गई है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह से खित्ते में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खनानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा। देखें, ये ईरान और जो अमेरिका का जो क्लैश हो रहा है, इसकी वजह से दुनिया की मार्केटें भी नीचे जा रही हैं। जैसे इंडिया है, भूटान है, ये दूसरी मार्केटें जो है नीचे जा रही हैं। तो इसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ रहा है। इसी वजह से मार्केट अप डाउन हो रही है। तो इसकी दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के जहाँ अच्छे इकदाम आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कल इन्होंने एक मुआहदा किया है ट्रम्प के रिश्तेदारों से कि डिजिटल अदायगियों की वजह से पाकिस्तान को ये एक बेनिफिट होगा कि वहाँ के पैसे और यहाँ के अमाउंट आपको क्रॉस हो जाएंगे, तो ज्यादा लोगों को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने एतराफ़ किया है कि बहुत सी कंपनियां जो है जा रही हैं पाकिस्तान से, तो इसका भी नेगेटिव असर है पाकिस्तान पे। मौजूद तफसीलन बता रहे थे इस वक्त इकोनॉमी की कंडीशन और खित्ते पर के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, चूंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कशीदगी है। ओवरऑल भी बता रहे थे कि दीगर जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो किस तरह मुतासर हो रही है। स्टॉक मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जी,
उधर एफबीआर की मुकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्स वसूली 1620 अरब रुपए तक पहुंच गई। माली साल 25 में मुकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्सेस 159% बढ़ गया। ऑटोमोटिव सेक्टर कौमी खजाने का बड़ा जरिया बन चुका है। आपको बताएं, एफबीआर की मुकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्सेस वसूली 1620 अरब रुपए तक पहुंच गई है। अशरफ खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जो है मुकामी सेल की रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत माली साल 25 में मुकामी फरोख्त पर सेल टैक्स वसूली जो है मजमूई सेल टैक्स वसूली 32.4% इजाफे से 1620 अरब रही है और गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने का कौमी खजाने को बहुत फायदा हुआ है। माली साल 25 में मुकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेल टैक्स में 159% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि 13 अरब 30 करोड़ से बढ़कर 34 अरब 60 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। साथ ही देखा जाए एफबीआई की मुकामी मजमूई फरोख्त जो है मजमूई तौर पर देखा जाए 1620 अरब रही है। सीमेंट, शुगर और तवानाई के शोबे में नुमाया इजाफा हुआ है। रेवेन्यू में मजबूत बेहतरी देखी गई है। माली साल 25 में ऑटोमोटिव सेक्टर कौमी खजाने का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हुआ है। माली साल 25 में बिजली फरोख्त पर जो है सेल टैक्स वसूली जो है 460 अरब 60 करोड़ रुपए रही है। माली साल 25 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो सेल टैक्स है 138 अरब 90 करोड़ रुपए रही है। सीमेंट और शुगर सेक्टर से भी माली साल 25 में मुकामी फरोख्त पर सेल टैक्स में बड़ा इजाफा हुआ है। माली साल 25 में सीमेंट सेक्टर पर सेल टैक्स 64% इजाफे से 108 अरब 70 करोड़ रुपए रही है, जबकि माली साल 25 में शुगर सेक्टर से सेल टैक्स जो है 27% बढ़कर 124 अरब 80 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ देखा जाए इसके अलावा जो मुकामी सेल पे जो है मशीनरी, रेफ्रिजरेटर पार्ट, मोटरसाइकिल की फरोख्त बढ़ने से भी सेल टैक्स वसूली में बड़ा इजाफा हुआ है। माली साल में एफबीआई ने रिफंड और रिबेट की मद में 404 अरब 40 करोड़ रुपए वापस भी किए हैं। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया।